उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले के साथ होगा, ये तय हो गया। एक ओर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ अंततः तो वो गठबंधन, और तीसरा कोण मायावती जी की बसपा। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी या तो कांग्रेस के साथ आ जाएगी और सपा अलग हो जाएगी इंडिया गठबंधन से, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों मिल जाएंगे भाजपा का मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस बात की सार्वजनिक तौर पर चर्चा की कि हम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहन जी इस गठबंधन में आए, और कांग्रेस कहती रही कि बिना बसपा के बात नहीं बनेगी, बसपा आए तो बात बने। इसका मतलब बसपा को लाने के प्रयास हो रहे थे। कुछ खबरें ऐसे भी आई कि समाजवादी पार्टी ने भी मन बना लिया है कि भाई आना ही है बसपा को भी, तो दरवाजा खुला रखो हाथी के लिए। इन सब नैरेटिव्स के बीच में अपने जन्मदिन के दिन मायावती ने ऐसी सारी पूर्व की धारणाओं को ध्वस्तीभूत कर दिया। कांग्रेस के अनुनय विनय अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि बसपा अकेली लड़ेगी, न कांग्रेस के साथ जाएगी न इंडिया के साथ जाएगी, अकेली। तो एक बात तय हो गई, धुंध हट गई, कोहरा छट गया, सूर्य निकल आया। कह वैसे भी मकर में सूर्य आ जाता है तो सूर्य में ताप बढ़ जाता है, धुंध कम होने लगती है। राजनीति में भी धुंध छट गई मायावती जी के इस कदम से। जिससे पूछिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा, वो ये कहता था पहले बसपा का देख लें भाई बसपा किधर जाती है। बसपा ने अपना रुख साफ कर दिया। अब अटकले इस बात पर, अब माथापच्ची इस बात पर कि बसपा के इस रुख से किसे नफा किसे नुकसान। चर्चा इस पे नहीं हो रही कि बसपा कितना सीटें जीतेगी और जीतेगी भी या नहीं जीतेगी। चर्चा हो रही है घाटे में कौन, सांसत में कौन, आफत में कौन, और बल्ले बल्ले किसकी, इसकी चर्चा हो रही सुबह से। जब से मायावती जी ने ऐलान किया है कि एकला चलो रे, तब से इसकी चर्चा हो रही है। किसी खेमे में निराशा है और किसी खेमे में मोतीचूर के लड्डू बन खाए जा रहे हैं। बसपा के अकेले लड़ने के ऐलान से उत्तर प्रदेश के सियासी गुणागणित में क्या परिवर्तन आएगा, अब शोध का विषय ये है। बसपा 2014 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में शून्य पर थी लोकसभा में, उसकी लोकसभा में भागीदारी नहीं थी, एक भी आदमी नहीं जीता था। फिर भी बसपा तमाम उम्मीदवारों को हराने के लिए जिम्मेदार मानी गई थी। मैं इसको कहता हूं गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स या गुड्डू जमाली मॉडल कह लीजिए। बड़ा खतरनाक मॉडल है ये। यही मॉडल अब मायावती की ताकत है, जिसके लिए सब दलीय प्रतीक्षा में थे कि मायावती जी क्या फैसला करती हैं, वो किधर जाती हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी चिरौरी की मुद्रा में खड़ी थी कि हाथी मेरे साथी, हाथ वाले हाथ इशारा कर रहे थे हाथी को, आ जाओ भैया, दरवाजा खुला है, लेकिन हाथी ने नहीं देखा उधर। गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो मायावती का हथियार है। अब उस हथियार से कौन घायल होगा, किसको कष्ट होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी बहुत कोई दबी छुपी बात नहीं है। मोटे तौर पर ये बात सबको
समझ आती है, और लाभ किसको होगा ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि मायावती ने जो अकेले लड़ने का फैसला किया है इससे बसपा को लाभ होगा, ऐसा कोई नहीं कह रहा। कोई राजनीतिक प्रेक्षक ये नहीं कह रहा कि बसपा को लाभ होगा। फिर ऐसा निर्णय बसपा ने क्यों किया जिससे उसको कोई लाभ नहीं होगा? वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन खुद को लाभ की स्थिति में नहीं ला सकती अकेले लड़के। मायावती ने 40 साल से ज्यादा समय बिता दिया राजनीति में। वो कांशीराम की शिष्या है, राजनीति की दांव पेच को समझती हैं। फिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? ये मानने वाले ज्यादा है कि मायावती अगर अलायंस में लड़ती तो उनके लोग जीत सकते थे। अब लोग कह रहे अकेले लड़ेंगी तो भाई जिताना मुश्किल है मायावती के लिए अपने उम्मीदवार को। फिर मायावती ने फैसला क्यों किया? इसके पीछे कोई तो वजह होगी कि हराने की ताकत मेरे पास रहे, मैं इतने से संतुष्ट, भले मेरा कोई ना जीते। क्या ये बात है, या इसके पीछे और कोई पेच है जिसको अभी डिकोड होना बाकी है, जिसको अभी अनावृत होना बाकी है? बहुत सारे पेच होते हैं सियासत में, और जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस मसले पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया, फिर मायावती के आज के फैसले को सपा, कांग्रेस, भाजपा और खुद बसपा, इन चारों के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। पहले रिपोर्ट देखिए। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। माननीय अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम कयास, कवायद और किस्सा गोई के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर ऐलान कर दिया कि ना इंडिया ना एनडीए की साथी, बल्कि 2024 के चुनाव में अकेला चलेगा बीएसपी का हाथी, यानी अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान में मायावती ने नफा और नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन में दूसरे दलों को ज्यादा फायदा मिला है बीएसपी के बजाय। हालांकि मायावती ने गठबंधन का दरवाजा बंद करते हुए एक खिड़की खोल दी, यानी चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा बहन जी ने। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। बीते दिनों से बीएसपी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं की चाल अपने अपने तरीके से चल रही थी। विपक्ष के इंडिया वाले खेमे में भी गठबंधन पर दावों के दांव चले जा रहे थे। उन तमाम चर्चाओं को विराम देते हुए मायावती ने जहां कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कठोर दिखी मायावती। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना। अब मायावती ने अपने पत्ते खोले तो सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। मायावती के ऐलान से विपक्षी खेमे को मायूसी हाथ लगी, वहीं बीजेपी ने भी वार पर पलटवार किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि उनका सम्मान है। मुझे लगता है कि एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग केवल बातें कर रहे हैं,
तो जनता सब जानती है कि किसका क्या रंग है। बहरहाल संन्यास से लेकर भविष्य की रणनीति तक अपने जन्मदिन पर मायावती ने साफ लकीर खींच दी है। वहीं गठबंधन को लेकर मायावती के बयान पर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल यही है कि मायावती ने जो किया है, एकला चलने का ऐलान, वो किसका करेगा नफा और किसका नुकसान, किसका फायदा किसका नुकसान, ये सवाल है। और इतना तय है कि बीएसपी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लोकसभा के चुनाव में इस स्ट्रेटेजी के तहत खुद दे पाए, इस पर शक है। लेकिन हाँ, नुकसान की ताकत उसके पास है अभी, और ठीक ठाक है। शायद यही ताकत है जिसके चलते पिछले 3 महीने से मायावती क्या करेंगी इसका शोर भारत की सियासत में सबसे ज्यादा गूंज रहा था। यही कारण है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अमिताभ तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ। अमिताभ जी आज बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 13% वोट वाली बसपा इतनी ज़्यादा रिलेवेंट क्यों थी कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। मनोज यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी का स्वागत है। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हिलाल भाई का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ तिवारी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल पिछले 3 महीने 4 महीने में भारत की राजनीति में एक ही था, बसपा क्या करेगी। और उसको कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप ने और ताप दे दिया था, ये कह के कि मायावती जी के बिना गठबंधन का मतलब नहीं रहेगा, बात नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, बहन जी को आना चाहिए, हम लोग उनके संपर्क में हैं। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो गया था कि बसपा क्या करेगी। बसपा क्या करेगी, मायावती जी ने बता दिया। बसपा अकेले लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और बाकी देश के करीब 8-10 राज्यों में जहां बसपा के पास 1% से लेके और 4% तक वोट है, वहां भी वो कुछ समीकरणों को हिलाएंगी डुलाएंगी। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं तिवारी जी आप इसको? किसको नुकसान और किसको फायदा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बसपा को इसलिए इंडिया ब्लॉक में लाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पिछली बार एक महागठबंधन जो अलायंस था समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, वो आज का जो एक इंडिया ब्लॉक का अलायंस है जिसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस पार्टी है, उससे कहीं मजबूत था वो अलायंस। तो कांग्रेस की एक कोशिश थी कि अगर बसपा इस अलायंस को ज्वाइन कर लेती है तो एटलीस्ट वोट शेयर के मामले में थियोरेटिकली दोनों का पलड़ा लगभग बराबर हो जाता है, और एक कांटे की टक्कर यूपी में उनको ऐसी उम्मीद थी कि हो सकती है। और इस अलायंस से, क्योंकि बसपा के पास 1-1.5-2% वोट शेयर अन्य राज्यों में भी है जहां पर दलित आबादी ठीक ठाक है, वहां भी वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है, और ऐसा नहीं होने से कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है वो भाजपा को होता हुआ दिख रहा है लोकसभा चुनाव में, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा का जो वोट शेयर है और सीटें हैं, समाजवादी पार्टी से दुगनी से भी ज्यादा अंत में हमें देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ जो टोटल टैली आया जी। अब इसका कारण एक जरूर हो सकता है कि बसपा के लिए आज भी जो मेन कॉम्पिटिटर है वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और बसपा को या मायावती जी को कहीं ना कहीं ऐसा जरूर एहसास हुआ होगा कि उनके लिए बड़ी लड़ाई जो है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। अगर वो अलायंस कर लेती हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर वो ट्रांसफर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो उन्हें हाशिए पे ला सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में, जहां उनका वोट प्रतिशत अब सिर्फ 12-13% है और सीटें सिर्फ 1 है, क्योंकि पब्लिक को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों इकट्ठा हैं। तो उन्होंने इस संदेश से ये ऐलान एक तरह से इंडिकेशन दे दिया है कि उनके लिए विधानसभा चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव नहीं। और आज भी समाजवादी पार्टी जो है उनकी एक मेन कॉम्पिटिटर है। मायावती जी में एक खूबी ये है कि वो बहुत ज्यादा लच्छेदार बातें नहीं करती, बातों की जलेबी नहीं बनाती, और ये कला उन्होंने कांशीराम से सीखी। एक पत्रकार के नाते मेरा कांशीराम जी के साथ बहुत वो रहा संपर्क। मैं उनकी इस बात की प्रशंसा हमेशा करता था
राग लपेट नहीं। मुलायम सिंह का फोन आ गया तो जो कहना है वही कहा, जितेंद्र प्रसाद का आ गया तो जो कहना है वही कहा, गोलमोल बात नहीं। नरेंद्र तिवारी का आ गया तो उनको भी वही कहा जो कहना है। अब मुरली मनोहर जोशी का फोन आ गया तो भी वही कहा। मैं बहुत अवसरों का गवाह हूं। वही मायावती ने अब कुछ सीमा तक एडॉप्ट की है बात। समाजवादी पार्टी उनकी दुश्मन नंबर 1 है, उन्होंने साफ कर दिया। अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया, इतना हार्श चली गई लकीर खींचते हुए। लेकिन हिलाल नकवी साहब, आपकी उम्मीदों पर जरूर पाला गिरा। नहीं, धुंध तो साफ हुई, लेकिन आपकी उम्मीदों पर पाला गिर गया, क्योंकि पूरी एंटायर कांग्रेस लीडरशिप कह रही थी कि बसपा आए तो बात बन जाए। जी जी अमिताभ भाई, अमिताभ भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मायावती जी जो है वो इंडिया गठबंधन में आती तो उससे जो है वोट शेयर में परिवर्तन आता। जाहिर सी बात है, अपने साथ वो कुछ ना कुछ वोट लेकर के आती और आपस में वोट की शेयरिंग होती तो उससे जो है वो गठबंधन मजबूत होता। लेकिन इसका एक दूसरा सच ये है कि इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होता है जब इंडिया गठबंधन के सारे साथी जो है वो मिलकर के मायावती जी को एक्सेप्ट करते। देखिए, इंडिया गठबंधन सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसके अंदर समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, बाकी और भी लीडर्स हैं। अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में किसी भी अन्य दल का आना या निकलना सबकी मंशा के ऊपर निर्भर करता है। निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी छोड़ के जा सकता है। तो इस वजह से मायावती जी उसके हिस्सा होती ना होती, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। जो सवाल आपने पहले पूछा तब भी हमने कहा था कि कांग्रेस अकेले डिसाइड करने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे घटक है, समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण हमारा साथी है इंडिया गठबंधन का। तो इस वजह से सबकी रजामंदी से ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती। तो ये दो बातें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली बात हमने ये कहा कि निश्चित रूप से वो आती तो अपने साथ कुछ वोट लेकर के आती, जब वोट लेकर के आती तो उससे जो है वो लाभ मिलता। अब इसका एक और पहलू भी देखें। मायावती जी का अपना जहां तक प्रश्न उठता है तो मायावती जी का जो वोट बैंक है वो बहुत हद तक ही खिसक गया है, और इस मर्तबा जो रहा सा वोट है वो भी खिसक जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी नतीजे आए हैं, अमिताभ भाई आपसे ही एक दफा डिस्कशन हो रहा था, तो कमाल की बात है कि बड़े करीब कंटेस्ट दिखाई देते हैं, लगता है कौन जीतेगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई हंग असेंबली नहीं बनी और पिछले 10 सालों में हंग पार्लियामेंट भी नहीं आया। जनता ने बड़ा साफ मत दिया है। तो यहां पर वो वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, तो निश्चित रूप से वो वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। ये कह देना कि 100% आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, ये कहना तो एक अपने आप में बेमानी बात होगी, लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से जो उनका वोट है वो इंडिया गठबंधन के पास ही आएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत फायदा नहीं होगा। अमिताभ भाई एक सेकेंड अगर दे तो हम आपको एक छोटी सी उदाहरण दें। ठीक है। वो जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि एक चीज होती है कैटलिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। तो जो कैटलिस्ट होता है वो जब कहीं जाके मिल जाता है तो वो क्रियाओं को तेज कर देता है, लेकिन कैटलिस्ट अपने आप में उसकी कोई भी जो है वो क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा उत्तर प्रदेश के अब रुकना होगा। भारत में क्या दुनिया भर में राजनीतिक दलों का एक चरित्र समान है। अंगूर ना मिले तो खट्टे, बोले किसी लायकी नहीं थे अंगूर, हम तो पहले करे थे तो खा के गला खराब हो जाता, अच्छा ही रहे नहीं आए। कल तक पूरी कांग्रेस दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मायावती जी की चिरौरी कर रही थी, आरती उतार रही थी। आज करे कैटलिस्ट हैं, मिल जाते तो हो जाता, नहीं तो कुछ नहीं। अब तो उनका वोट खत्म हो गया। ये कौन कह रहा? कांग्रेस जिसके पास 2% वोट बचा, वो 13% वाली बसपा को कह रहा उसको खत्म हो गई बसपा। बताओ, अब तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही, अब तो ठीक ठीक बोलो भैया। 2% वाले कह रहे 13% वाले को खत्म हो गया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अभी भी मुलायम सिंह क्या रहे, अखिलेश यादव की पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टियां हैं भाजपा के विरुद्ध। ठीक, कांग्रेस को आप अजीत सिंह की पार्टी के आसपास मान लो, अभी उनसे थोड़ा बेहतर मान लो, लेकिन इन दोनों का क्लास अलग। खैर, मनोज यादव जी,
बीच में ऐसी खबरें बताई गई, हुई कि नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन बताई गई, चलवाई गई कि भाई बात हो गई। अब कह दिया है अखिलेश जी ने भी बैठक में सबसे कि सब लोग तमीज से बोलो, सम्मान से बोलो, अब बहन जी आ रही हैं, ऊपर बात हो गई है, रूट लग गया है, मामला फिट है। अब आज अपने जन्मदिन के दिन वो सबसे ज्यादा बरसी तो अखिलेश यादव पे बरसी, गिरगिट तक चली गई। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं प्रथम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि बहन जी दीर्घायु हो, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, और खूब स्वस्थ रहें, और जो राजनीतिक ऊंचाइयां पाना चाहती हैं वो ईश्वर उनको भगवान बुद्ध प्राप्त कराएं, ऐसी उम्मीद समाजवादी पार्टी, हमारे नेता और हर कार्यकर्ता चाहता है। अब बहन जी ने जो कहा आदरणीय अखिलेश जी के लिए, वो उनका अपना वचन है, उनका तरीका है कहने का, उसके लिए समाजवादी पार्टी कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती, कोई भी रिप्लाई नहीं। अपितु उस बात के बदले हम ये कहना चाहते हैं कि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका अपमान हमारा अपमान। अगर उनका कोई अपमान करेगा तो समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी होगी, वो चाहे दूसरे दल की नेता के रूप में हो, चाहे गठबंधन में रहे या न रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी से कोई भी वार्ता नहीं, कोई भी वार्ता नहीं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी का आपने वक्तव्य दिया, और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो माफ करिएगा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका भी वक्तव्य आपने सुना होगा। उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि हमारी बसपा से बात हो रही है। बहन जी ने कांग्रेस का एक बार नाम तक नहीं लिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे हतप्रभ यही लगा, एक बार भी नाम नहीं लिया। अगर एक बार वो कह देती तो हो सकता है, मुझे कुछ लगता है कि शायद हो सकता है कोई बात है, लेकिन खैर ठीक, हो सकता है एक तरफा बात रही हो, या हो सकता है बात ना बनी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और स्पष्ट कहना है अमिताभ जी कि इंडिया अलायंस में वो हैं, और इंडिया अलायंस में वो इसलिए हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, और हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है मनोज भाई, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगा, फिर जब दोबारा मैं मनोज भाई के पास आऊंगा तो एक प्रश्न पूछूंगा कि 12 वाली बैठक टल गई थी। आलोक भाई आप ही के पास आ रहा हूं, बस एक रेफरेंस छोड़ दूं, 12 ने भूल जाऊं, 12 वाली बैठक टल गई थी, ऊपर से कारण दूसरा बताया गया, किसी का ट्रेन छूट गई, किसी का बस छूट गई, किसी का ठंड ज्यादा है, किसी का व्यस्त है, होना वो कुछ नहीं था। असली बात ये थी मायावती जी का सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि बात बन जाए, तभी अखिलेश यादव के साथ बैठे। ये सपा वाले यहाँ दिल्ली भी आ गए थे, उदयवीर वगैरह, तब उन्होंने टेलीफोन लगाया तो फिर बता दिया कि हम तो व्यस्त हैं। खैर आज की तारीख दी गई थी कि आज फाइनल कर देंगे, आज वो सब सरयू नहा रहे कांग्रेस वाले। बैठक हुई कि नहीं हुई कि अभी सरयू में गोते खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नकवी साहब, दोबारा में आएंगे तो पूछेंगे कि भैया फरियाओगे कि नहीं कि सरयू में गोते लगाओगे। आप भी गजब करते हो, नरेंद्र मोदी के मुकाबले अजय राय को उतार रहे हो, बोले अजय राय तुम जाके सरयू में नहाओ, गमछा पहन के फोटो खिंचाओ। अजय राय को बात बनेगी? बताइए, अजय राय कहीं फेस हो सकते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या कि इधर से प्रधान मोदी, उधर से अजय राय? खैर चलो, वर्मा जी, मुझे कई भाजपा के लोगों ने कहा कि भाई साहब आज आनंद आ गया, हम लोग बस इसी का इंतजार कर रहे थे कि बहन जी बोल दें तो फिर मामला सेट हो जाए। हैं बोले आर्डर दे दिया, मोतीचूर लड्डू मंगवा रहे हैं। मतलब कोई मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बसपा अकेले लड़ेगी तो बसपा को कोई लाभ होगा, सबने कहा नुकसान होगा। क्या फिर ये मसला क्या? और सबने ये भी कहा भाजपा को लाभ होगा। सपा वाले ना माने, कांग्रेस वाले ना माने, उनकी मर्जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि नेताओं को उत्तर प्रदेश जितना समझ आता है उतना ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको भी आता है। नुकसान तय है, कैटलिस्ट, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ बोलो, गुड्डू जमाली टाइप ऑफ मॉडल उत्तर प्रदेश नहीं देश में हर जगह चलता है, कोई माइकल उसको रोक नहीं सकता। 1000 वोट पे चले और 2.5 लाख पे चले, चलेगा जरूर। आलोक जी, इसीलिए आप लोग इमरती छान रहे हो जी? भाई आपकी आवाज जी, हाँ ठीक जी, आवाज आ रही है आपको? आ रहे भैया, आ रहे जी।
कैसा भी फार्मूला लगाएं, 2014 का इतिहास देख लीजिए, 2019 का इतिहास देख लीजिए। 2019 में तो बड़ा गठबंधन था ना, समाजवादी पार्टी का और बसपा का। कितनी सीटें आई इनके पास? कुल मिला के 15 सीटें। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए, मायावती जो है एक चतुर राजनीतिज्ञ है, वो अच्छी तरीके से जानती हैं और हालात देख चुकी हैं। एक रहे सुशासन बाबू, नगरी नगरी घूमे, डगर डगर घूमे, पूरा INDIA बना दिया, लेकिन आज बेचारे तड़प रहे हैं कि कोई उनको घोषित कर दे। कोई समन्वयक नहीं बना रहा है, कोई कह रहा भैया ये अध्यक्ष है, कोई कह रहा वो अध्यक्ष है। नहीं, उनका पर्चे खारिज हो गया, उनका केस खत्म हो गया, अब वो वहीं रहेंगे। कांग्रेस ने उनका पर्चा कैंसिल कर दिया। अब उनका पर्चा कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया। सोनिया गांधी जी कहती हैं ठीक है, राहुल गांधी जी कहते हैं वो नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन आएगा, चला जाएगा, इनका झगड़ा सुलटने वाला नहीं है। तो मायावती जी अच्छी तरीके से जानती हैं कि कैसे 2-4 सांसद अपने बनाने हैं। देखिए 2024 का बच्चे बच्चे से पूछिए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी शहर के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, जो वोटर है वो बताएगा कि 2024 में मोदी जी ही आने जा रहे हैं। किसी को शक अब रह नहीं गया। बस ये है कि आपका प्रतिनिधि सदन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो मायावती जी जानती हैं कि अकेले लड़ेंगी तो 2-4 सीटें निकल आएंगी। कहीं INDIA के खांचे में चली जाती, कहीं इनके साथ चली जाती, तो इनका हाल जो है बहुत बुरा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि उनका फैसला ठीक है। एक शानदार राजनीतिक जिस तरीके का फैसला कर सकता है, वैसा फैसला मायावती जी ने किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इसकी फिक्र नहीं कर रही है, जरा भी नहीं कर रही है। पूरा इत्मीनान कीजिए, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो हालात उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के बदले हैं, योगी जी ने जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली है, जो यहाँ रोजगार आया है, जो यहाँ काम आया है, जो यहाँ सड़कें बनी है, आम किसान जिस तरीके से खुश है। आज जो करप्शन है, जो हमने खत्म किया, जिस करप्शन को, जिस भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया है, जो सुरक्षा की भावना हमने यहाँ बच्चों के मन में डाली है। आलोक बाबू एक मिनट, ठीक है आलोक बाबू, आज हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। हम सपा को भी नहीं इस पर बोलने देंगे, कांग्रेस को भी नहीं। क्या आज केवल समीकरण की बात करने के लिए बहस लाया हूं क्या? मुद्दों की बात तो हमें रोज ही करनी लोकसभा चुनाव तक। क्या आज खाली समीकरण, खेल जिसको यूपी में बोलते हैं कि खेल क्या है बाबू, आज खेल पे चर्चा करनी है, मुद्दे नहीं, बाद में। अमिताभ तिवारी, एक बात नहीं समझ में आ रही, दीनदयाल जी के लिए कहा जाता था आजाद शत्रु हैं। क्या उनकी पर्सनालिटी समझ में आती है? मायावती जी तो बहुत तीखा बोलती हैं, आज भी देखो क्या क्या बोली। क्या उसके बाद भी आप मजे की बात देखिए, भाजपा कह रही है कि देश की एक शानदार राजनेता है मायावती जी, कांग्रेस उनकी स्तुति कर ही रही है, सपा उनके सम्मान में खड़ी है कि चाहे कहीं कुछ हो जाए, मायावती जी मेरे खिलाफ हो तब भी उनका अपमान होगा तो हम मैदान में आ जाएंगे। ये माजरा क्या है? नहीं, तीनों ही जो दल हैं उनके अलग अलग कारण है कि क्यों ऐसा उनका बर्ताव है और क्यों वो वापस पलट करके मायावती जी को जवाब नहीं दे रहे। भाजपा के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा तो वोट का विभाजन होगा और उनको लगता है कि 2027 में जो भाजपा की तो बात बन गई, उनकी तो बात बन गई, सॉरी 22 में, हाँ उनकी बात बन गई, तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो कहेंगे कि बहुत स्ट्रैटेजी है। सपा कहीं ना कहीं अब आज जो 12-13% वोट शेयर बचा है मायावती जी का, उसमें 60% से अधिक दलित वोट है, जाटव नॉन जाटव वोट में आज समाजवादी पार्टी ऑलरेडी बसपा से आगे है एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार। और आज अगर इस ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक को या समाजवादी पार्टी को, भाजपा को हराना है लोकसभा या विधानसभा में, तो दलित वोटरों को अपने ओर आकर्षित करना है। तो क्योंकि दलित समाज की सबसे बड़ी लीडर मायावती हैं आज की डेट में, इसलिए उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक जो है वो समाजवादी पार्टी करने से बचती है, हमेशा बचती रही है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस अलायंस की कवायद ही कर रही थी कि अगर आ जाए तो ये 25-26% वोट शेयर जो है इंडिया ब्लॉक का, वो 45% हो जाएगा, और जो कि भाजपा के 51-52% के खिलाफ एक अच्छा कंपटीशन होगा। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऑफिशियली भी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, तो अगर उन्होंने मना कर दिया है तो उसको उनके ऊपर अटैक वो नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रही कि भाई
कहा जाता है कि आदमी दूसरे की एक आंख फोड़ने के जतन में अपनी दोनों नहीं फोड़ेगा। क्या? क्योंकि फिर दूसरे की फूटी नहीं फूटी हम तो देख ही नहीं पाएंगे जब मेरी दोनों फूट गई। मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो राजनीति के गणित को समझता है, अमिताभ तिवारी, जो ये कहे कि बसपा अकेले चुनाव लड़के लोकसभा की सीट निकाल लेगी। मैं तो बड़ा सीधे बोल रहा हूं, गलत साबित हो जाऊंगा तो माफी मांग लूंगा। ठीक, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर मायावती जी ने फैसला क्यों किया? नहीं, देखिए एसेंशियली वही बात है कि मायावती 14 में हमें एक बात और कह दूं, फिर आप बता दें जल्दी से। 14 में मायावती अकेले चुनाव लड़ी थी 0, 19 में 7 लड़ी 10। अमिताभ तिवारी जी 19 में 10 और 2022 में 1 सीट आई है। नहीं, विधानसभा छोड़ो अभी, विधानसभा छोड़ो अभी सिर्फ लोकसभा की बात करो। 14 में 0 और 19 में 7 लड़ी 10, 22-24 में फिर अकेले लड़ना चाह रही हैं। तो इसका कारण यह है कि जब भी मायावती किसी अलायंस को ज्वाइन करती हैं तो उनको एक स्पेशल स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ दिन पहले एक किसी एमपी या किसी का बयान आया था कि मायावती जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होनी चाहिए। तो वैसा जब तक डील बसपा को नहीं मिलता तो वो इस अलायंस को नहीं ज्वाइन करती। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अगर इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया और कहीं मेरा वोट ट्रांसफर हो गया समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को, इंडिया ब्लॉक को, तो मेरे लिए विधानसभा चुनाव में ये जो 12-13% वोट बचा है वो भी काफी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए पेच कहां फंस रहा है हर जगह इंडिया ब्लॉक में। ये डील सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, उस समय हो सकता है उन्हें ऐसा डर हो कि ये वोट ट्रांसफर हो जाए और अस्तित्व की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं देखने को उनको 2027 में मिल जाए। जी नकवी साहब जी, क्या स्थिति बनेगी भैया? मायावती जीते नहीं जीते, अखिलेश यादव की मैं बड़ा ब्लंट बोल रहा हूं, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वो मुस्लिम बहुल सीटों पर, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी कुछ भी बताओ, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां वो मुश्किल पैदा करेंगी। उनको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई बहुत रैली प्रचार नहीं करना, उनको एक अदद गुड्डू जमाली ढूंढना है और उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर जाकर खड़ा कर देना है, बाकी गुड्डू जमाली खुद कर लेगा। क्या अमिताभ भाई, ये आपका आकलन हो सकता है जो पिछले चुनाव हुए उसके आधार पर। देखिए, हर दफा चुनाव एक ही तरह से लड़ा जाए ये कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 ही पे रह जाती और कांग्रेस हमेशा जीतती रहती। आखिर कांग्रेस भी हारी है, 400 से नीचे उतर करके हम आए हैं। तो ये सोच लेना कि जो सारी समझ जो है हम राजनेताओं के पास है, हम ही लोग जो है वो सारी इक्वेशन बना सकते हैं, जनता के पास नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुड्डू जमाली का फॉर्मूला एक बार चल गया, हो गया, उसके अंदर सबको समझ में आ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज की तारीख में जब मायावती जी ने इस तरह से अपने आप को अलग किया तो वो भी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर क्या कारण है। हम और आप या हमारे जो विशेषज्ञ महोदय वो भले ही इस बात को ना बोले कि क्यों नहीं मायावती जी जो है उन्होंने इंडिया अलायंस को ज्वाइन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को कुछ ना कुछ अपने अपनी एक अनुभूतियां हैं, अपना अपना एक जो इस वक्त जिस तरह का राजनीति चल रही है उसके अनुसार जो है लोगों के अपने कयास है, अपने ख्यालात हैं। और जाहिर सी बात है जनता के पास भी वो मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि जितना भी सूचना है वो सारी की सारी केवल कुछ लोगों के पास आती हो, जनता के पास ना जाती हो। और जनता को हम लोग जैसा समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा समझदार है। वो खड़े खड़े जो है वो एक साथ 4, 5, 6 पार्टी के नेताओं को एक ही उंगली पर नचा देती है और वोट एक को देकर के आती है और हर कोई समझता है उसी को दिया है। तो इस वजह से ये सोचता है कि हर बार गुड्डू जमाली चल जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं इस तरह से बैठ करके किसके कितने % वोट है वो तय हो जाए तो हम लोग को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन जो है सन 1980 या 1984 के बाद होना बंद हो जाती कि उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी को इतने वोट मिल गए हैं और कितने भी आप जो है गुणा भाग कर लो उस वोट में कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो ऐसा भी नहीं होता है। आपने एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा था, आपने कहा था हम कहीं भूल ना जाए उसमें कि मोदी जी के खिलाफ अजय राय साहब जो है सरयू नदी में कूद गए हैं। अरे अमिताभ भाई, आपकी आस्था जो है वो हो सकता है किसी पार्टी में हो, लेकिन राय साहब की आस्था को इस तरह से सरयू में कुदाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बात जो है ये जायज नहीं है। इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक वो वहां के ऊपर दर्शन करने के लिए। ठीक है, बात पूरी आनी चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। अरे भाई आनी चाहिए, नहीं गलत बात है ये, तो अच्छी, बिल्कुल गलत बात है।
तो आपने कह दी ना गलत बात, आओ एक दोबारा और बोल दो के लिए। नहीं अमिताभ भाई, आप हमारे नेता के लिए ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो हमें जवाब देने का अधिकार है। अरे भाई, वरना फायदा क्या यहाँ बैठने का? आप तो अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से करें और हमको भाई करने दें अमिताभ भाई, तो जायज बात नहीं है। ठीक, आप मेरी बात से असहमत हैं, आपने असहमति जता दी, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई, हमको नहीं ऐसे ही होगा भाई, देखेगी, ऐसे ही खत्म होगी। 2 लाख जनता भी तो देखेगी। ठीक भैया, अरे रुको, हमारी बात पूरी आने दीजिए। आ गई बात, आ गई, अब आ गई नकवी साहब, आ गई, नहीं आई है हमारी बात, नहीं आई है हमारी बात। अच्छा पूरी कर लो भैया, हमारी बात पूरी आने दे। हाँ पूरी कर लो। जो आपने ये बात कही उससे हम असहमत हैं। ठीक है, धन्यवाद। वहां के ऊपर धन्यवाद। सरयू नदी में नहाने गए, उसके बाद में फिर वहां दर्शन करने। ठीक है, धन्यवाद। वो उनकी आस्था और उनकी आस्था को आप राजनीति से बहुत बिल्कुल उनके लिए इस तरह के शब्द का मत कहिए। भाई मैंने कहा ना धन्यवाद, ये कौन से शब्द हुए? मैंने कहा ना धन्यवाद, ये जायज बात नहीं है। अरे भाई अब आप लगातार बोले जा रहे हैं, मैंने आपकी बात पे धन्यवाद बोल दिया, अब लगातार नहीं बोलो भाई उस बात पर। नकवी साहब ऐसा भी जुल्म मत करो भाई। अमिताभ भाई बात तो पूरी आनी चाहिए ना। आ गई पूरी, कितनी बात दोहराओगे यार, इतनी बात तो खुद अजय राय नहीं बोलेंगे अपने बारे में जितना आप बोल दिए। बिल्कुल बोलना, क्योंकि हम उसके स्पोक्सपर्सन हैं। ठीक है नकवी साहब, अब रुक जाओ भाई। अगर उनके ऊपर हमारे नेता के ऊपर अटैक होगा, ठीक है भाई, और अगर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा तो हम बोलेंगे। ठीक है नकवी साहब, आ गई बात, आपने अपने नेता का पूरा सम्मान कर दिया, उनकी ध्वज पताका फहरा दी, बात खत्म हो गई। यही होता ही है, नेता ने देख लिया कि हिलाल नकवी ने हमारी पैरवी की, ये प्रवक्ता बात खत्म हो गई, अच्छी बात है। अब इसके आगे और क्या करोगे? यहाँ पर हम जनता को बात, अरे भाई इसके आगे क्या करोगे? जनता के आप भी हम अपनी नेता, ठीक है नकवी साहब, ठीक है आगे, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए, रिटोरिक मत करिए। डायलॉग नहीं है अमिताभ भाई, ये रिटोरिक नहीं करिए। आगे बात, आ गई बात, हिलाल नकवी बात आ गई, ठीक, एक बात को बहुत पिष्ट पेशा मत करिए उसको। आ गई, आपने जो कहना था अजय राय के बारे में कह दिया, मैंने सहमति जता दी, मैंने कहा स्वागत है। अब उसको क्या सत्यनारायण कथा की थोड़ी बाँचेंगे ना, इतना बड़ा इवेंट है मेरे लिए, आपके अध्यक्ष आपने बोल दिया, अच्छी बात है, आपको पार्टी में प्रवक्ता का पद है, ठीक किया, लेकिन इसको इतना भी मत खींचिए कि इरिटेशन हो जाए, बात खत्म हो गई। मनोज यादव जी, सामान्य मानवीय व्यवहार ये कहता है कि आदमी अपनी दोनों आंखें गवा के किसी एक शत्रु की एक फोड़ने नहीं जाएगा। क्या शत्रु की 2 फोड़ने से मेरी एक फूट जाए, वहां तक हम खेल लेंगे कि भाई एक से तो हम देख लेंगे, ये पूरा अंधा हो जाएगा। क्या हिलाल नकवी की थ्योरी अलग है, वो कह रहे कि हर चुनाव अलग होता है, वो ठीक है, सिद्धांत अपने अपने हैं, मैं उस बहस में उनसे उलझना नहीं चाहता। लेकिन 14 में अकेले लड़ी बीएसपी तो 0, 7 लड़ी तो 10, ठीक, वो फिर अकेले लड़ने का उन्होंने सोचा। नकवी साहब को हो सकता है मुझसे उत्तर प्रदेश ज्यादा समझ आता हो, मनोज यादव को भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी आता, चूंकि आप लोग जितने साल से राजनीति कर रहे हैं तो हम भी 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम जापान में हैं या आप लोग को कोई ज्यादा वो दूसरा उत्तर प्रदेश है डीप जो हमको नहीं दिखा अभी तक, ऐसा भी नहीं, ठीक। मतलब बहुत सारे लोग तो राजनीति में तब आए भी नहीं थे जब हम उत्तर प्रदेश पांव पांव चलना शुरू किए थे देखने, ठीक। लेकिन खैर चलो, मैं उस बहस में भी नहीं जाता, सारे विद्वान हैं, सबको मेरा प्रणाम, सारे वरिष्ठ हैं, सबको प्रणाम। खैर मैं समझना चाह रहा हूं कि ये फैसला बसपा का, मैं इसमें कतई हिपोक्रेसी नहीं करूंगा कि पर्देदारी की दाएं बाएं करके बातें करूं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। मेरी समझ ये कहती है मुस्लिम सीटों पर, मुस्लिम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी गंभीरता से, मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा का ये पोस्चर समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा करेगा। वो 10,000 वोट का संकट पैदा करे, वो 2.25 लाख का संकट पैदा करे, लाइक आजमगढ़, लेकिन करेगा जरूर। मनोज यादव जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपका विश्लेषण अपनी जगह बिल्कुल सही है, सटीक है कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें इस तरह की बातें आ जा सकती हैं, हो भी सकती हैं कि कैसे मायावती जी को गठबंधन करने से रोका जाए, किस तरीके से बीजेपी के लिए रास्ते आसान हो जाए, ये बातें हो सकती हैं, इसमें दो राय नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अजय राय जी नहीं जा सकते हैं बनाम मोदी जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। 22 तारीख से पहले जो अयोध्या जाएगा वो मोदी से मुकाबला करने जा रहा है, वो पॉलिटिकल,
इस बात से मैं पूरी तरीके से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। तो 22 के बाद जो जाएगा वो भगवान के दर्शन करने जाएगा, और 22 के पहले जो जा रहा है वो जा रहा है मोदी जी से पॉलिटिकल उलझने, लड़ने। भगवान राम जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की पिच होती है, ठीक वैसे ही वो बीजेपी की पिच है, और उस पिच पे मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज्यादा खेलने का प्रयत्न करना चाहिए। रही बात गठबंधन की, तो मायावती जी की ये बिल्कुल पार्टी है और उनकी इच्छा है, वो जिससे चाहे उससे गठबंधन करे, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। जब वो अपना 0 से 10 तक आई थी तो उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान था, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। और अगर अकेले लड़ेंगी तो हो सकता है 10 से फिर 0 पे चली जाए, यही हो सकता है। और समाजवादी पार्टी अनुरोध करती है उन वोटर से, उन सपोर्टर से कि अपने वोट को आप बर्बाद मत होने दीजिएगा। आपने एक शब्द को 3-4 बार कहा, उस बात से मैं बड़ा प्रभावित। वो जो आजमगढ़ वाले प्रत्याशी हैं, उस मॉडल टाइप, वो बिल्कुल सटीक बात है, और इसीलिए उनको रोक रखा है। बैठे तो हमारे मित्र बगल में, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अभी वो नीतीश जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, तो बोले चलनिया बोले जिसमें इतने छेद। ठीक मनोज जी, अबे अब ठीक बोला करिए, रुकना होगा। मैं आलोक वर्मा के, ठीक मनोज भाई, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करूं कि अयोध्या के संदर्भ में चूंकि बात उठी और हिलाल भाई उसमें अजय राय जी के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। हमारे मित्र हैं अजय राय, लेकिन खैर उन हिलाल नकवी के नेता हैं, इसलिए उनका भावुक होना स्वाभाविक है। इतने लोगों को न्योता गया और इतने लोगों ने उस न्योता पर प्रतिक्रिया दी। मैं 2 लोगों का उल्लेख करूंगा। मेरे अंदर यही अच्छाई है, यही खराबी है। जो मेरी समझ में आता बोलता जरूर हूं, बुरा लगे भैया क्षमा मांग लूंगा, अच्छा लगे तो जय जय। अखिलेश यादव ने सबसे समझदारी की चिट्ठी लिखी, ये मेरी बुद्धि कहती है। आमंत्रण मिला, आभार, धन्यवाद। 22 के बाद दर्शनार्थी बनके सपरिवार अयोध्या आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। ये पॉलिटिकली सबसे करेक्ट चिट्ठी। मैं उतना भी थेतर नहीं हूं कि कहूंगा अयोध्या का पॉलिटिक्स से मत करिए, ऐसा वैसा, ये सब फर्जी बातें। राजनीति कर रहे हो तो हर चीज का राजनीति से मतलब होता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी चीज है। आप किस दुकान पर खड़े होकर जलेबी खा रहे हो, इससे भी मैसेज जाता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी चीज है। खैर, मैं थेतरी नहीं करता। और सबसे ज्यादा डेयरिंग, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिएगा, सबसे ज्यादा डेयरिंग स्टेटमेंट अयोध्या पर मायावती ने दिया। ऐसी लकीर खींच दी कि कांग्रेस छटपटा जाए। अयोध्या में कई हजार लोगों को न्योता बटा है। आलोक वर्मा आप भी सुन लो, ये बात किसी ने चर्चा नहीं की, मेरी समझ में आई। खड़गे जी, सोनिया जी से लेके हिलाल नकवी तक। ठीक, बाबरी मस्जिद का नाम लेने का साहस सिर्फ मायावती ने आज दिखाया, और किसी ने दिखाया क्या? मायावती ने कहा अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वो भी अच्छा है, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी, ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, तब भी हमारी पूरी सहमति होगी। बहुत अच्छा। क्या? तो जो लोग बाबरी मस्जिद सुनना चाहते थे, वो खड़गे की फोटो क्यों देखेंगे, मायावती की क्यों नहीं देखेंगे? इतनी समझ तो रखो पॉलिटिकली। भावुक होना अलग चीज है अपने नेता के लिए, लेकिन पॉलिटिकली समझ तो रखनी होगी ना मित्र। नहीं, आप में साहस है, आप बोल के दिखाओ बाबरी मस्जिद। मायावती बोली, खड़गे जी से बोले, सोनिया जी से बोले, बाबरी शाहदाओ, केवल मस्जिद बोल के दिखा दो। नहीं देख बोल सकते ना, तो फिर इधर वालों के साथ भी नहीं, उधर वालों के साथ भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा बीच में काहे को सरयू में ठंड में नहाओ, मसला है ना। खैर, आलोक वर्मा जी, समाजवादी पार्टी को भी आपकी मुस्कुराहट दिख रही है, और मुस्कुराने के पीछे की वजह भी दिख रही है। क्योंकि भाई देखो, कोई माने न माने, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं, हर मुस्लिम बहुल सीट पे गुड्डू जमाली उपलब्ध हैं। जिन्हें ना समझ में आ रहा हो, अभी इस शो के बाद हमको फोन कर देना, मैं नाम गिना दूंगा। क्या? रुपया से मजबूत, पैसा से मजबूत, संपर्कों से मजबूत गुड्डू जमाली हर सीट पर उपलब्ध है। आलोक जी, और हर गुड्डू जमाली आपकी मुस्कुराहट का कारण है, ये भी तय है। आलोक जी। भाई, मैं तो हिलाल जी की बातों पर हंस रहा था। आपने कहा कि अजय राय सरयू में कूद गए।
हिलाल भाई जो है वो अधीर रंजन चौधरी बन गए। मैं तो उनको इतना कहना चाहूंगा कि इस कदर जमाने को सफाई न दे, लोग गुनहगार समझ बैठेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कौन क्या कर रहा है। कोई फर्क पड़ने वाला 2024 में अमिताभ भाई नहीं है। हमारी जिस तरीके की तैयारी है और शुरुआती दौर से तैयारी है, जिन 15 सीटों में हम हारे थे 2019 में, वहां पर भी हमने मेहनत की और दोगुनी मेहनत की। जहां हम जीते थे वहां तो हमने मेहनत की ही है। तो ये हम जहां पर हैं वहां से एक कोसों दूर है। चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे बसपा की बात कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा समीकरण उत्तर प्रदेश में या भारत में कौन कैसा क्या बना रहा है। हम तो अपनी राह पर चल रहे हैं और इतिहास बता रहा है कि हम फिर से जीत रहे हैं। आज आप कहीं पूछ लीजिए, अपने रिपोर्टर्स को दीजिए सड़कों पर और आप वर्जन ले लीजिए। आप 10 लोगों से पूछेंगे, उसमें से 9 लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं साहब क्योंकि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने देखे थे, और वो छुपे सपने नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये हमारा सपना था। ये तो इनकी बात थी कि हम तो कहते थे, शुरुआती दौर से कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख बता दी। अब आप आइए ना साहब, स्वागत है आपका। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? कौन से न्योते की बात आप कर रहे हैं? न्योता तो हमको भी नहीं मिला। अरे भाई, राम मंदिर सबका है, जाइए आराधना कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के आगे पीछे जब चाहिए तब चले जाइए। उससे की नौटंकी करने की कौन सी जरूरत है कि जाके सरयू में कूद जा रहे हैं, फिर टीवी स्क्रीन को लेकर के जा रहे हैं, कैमरों को लेकर के जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। ये तमाशा छोड़िए साहब, अब आपका दौर खत्म हो गया। पहले तो झगड़ा सुलटा लीजिए। वह INDIA का पता नहीं कितनी बार मीटिंग आपने कर ली, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं, और मसला है कि सुलझता ही नहीं है। पहले तय कर लीजिए लड़ना किसको है, कैसे लड़ना है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देखने को तैयार नहीं, आम आदमी पार्टी को देखने को तैयार नहीं, बसपा को भी देखने को तैयार नहीं थी। तो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। मैं एक प्रश्न में मनोज यादव आऊंगा आपको। मैं एक प्रश्न पहले कांग्रेस से ले लूं। एक जानकारी बहुत जरूरी है जो देश को होनी चाहिए, प्रदेश को होनी चाहिए। हिलाल भाई, 15 तारीख को फाइनल करनी थी सीटें, ऐसा बताया गया था कि 12 को व्यस्त हो गए, 15 को निपटा फरिया देंगे इस मसले को, क्या? और अखिलेश यादव का एक मैंने वक्तव्य सुना था कि हमने कांग्रेस से लिस्ट मांगी थी, वो लिस्ट नहीं दी कांग्रेस ने। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट क्या किया था कि कांग्रेस फिर धोखेबाजी में उतर आई, उसको नहीं जा रहा हूं, आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आज 15 तारीख है, शाम हो चली है, 5:45 बज रहा है, क्या सीट शेयरिंग का मसला निपट गया या बैठक प्रस्तावित है, आज होगी या कब होगी? हिलाल भाई। जी अमिताभ भाई, ये जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस गठबंधन इसका नाम नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे दल मौजूद हैं। और अगर ये तय करके बात की जाए कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो कांग्रेस की वजह से हो रही है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरी पार्टियों की वजह से हो रहा है, तो ये अपने आप में दुष्प्रचार है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये सवाल जो है ये हमारे और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितने भी घटक दल हैं, वो सब मिलकर के इसका जवाब दे सकते हैं। सीट शेयरिंग में अभी तो 2 ही लोग हो यूपी में, तो आप और सपा। जी हम आ रहे हैं। भाई ममता बनर्जी से क्या लेन देन है यूपी का? जी अमिताभ भाई, जब सीट शेयरिंग की बात होती तो शेयरिंग का मतलब 2 लोग हो गए, तो एक हम हैं और एक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, ना हमको इतनी चिंता है, ना मनोज भाई ने हमसे एक बार भी पूछा, ना हमने जो है वो मनोज भाई से पूछा। हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से होएगा, क्योंकि हमारा ये है कि सीट शेयरिंग नहीं, कहां हम जीत रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। और जब हमको ये देखना बिल्कुल हो जाएगा, जीत रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक। कांग्रेस शायद ये भी कहना चाह रही थी, जो सौजन्यता में नहीं कहा नकवी साहब ने, कि हमको कोई तकलीफ नहीं, सपा कोई तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ क्यों है? मैं चिट्ठी में जो नहीं पढ़ा जाता वो भी पढ़ लेता हूं। ठीक, हमको तकलीफ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि कांग्रेस धोखेबाजी पे उतारू हो गई, तो हम नहीं पूछेंगे सवाल, इसलिए पूछना होगा भाई। इस टोन में उत्तर देना ठीक नहीं, हाँ ना?
अभी तो चुनाव बहुत दूर है मित्र, कहां तक फंसोगे फिर। ठीक, अमिताभ तिवारी, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शर्तें माननी होंगी बसपा के इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि अब कांग्रेस के पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मेरी समझ कहती है कि अब कांग्रेस को कल तक जो स्थिति में जो उसका माइंडसेट था, उस माइंडसेट से बाहर आना होगा, क्योंकि अब उसके पास भी एसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बीएसपी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अमिताभ तिवारी जी, कांग्रेस जरूर बसपा को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रही थी इस अलायंस में जी, और जब मायावती जी ने मना कर दिया है तो अब कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी की लीडरशिप में लड़ने के अलावा और कोई खास ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि उसका सपोर्ट बेस ही नहीं है। सिर्फ चार सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पहले या दूसरे स्थान पर थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो उन 4 सीटों के अलावा कुछ और सीटों पे जरूर समाजवादी पार्टी गठबंधन उनको लड़ने का मौका दे सकती है। देखिए, जो 37 सीटें बसपा पिछली बार लड़ी थी, वो किसके खेमे में जाएंगे उसके ऊपर मारामारी ज्यादा होने वाली, और उस पे लार्जर लायन शेयर जिसको बोलते हैं वो समाजवादी पार्टी का ही उसके ऊपर हक है, क्योंकि वोट शेयर के हिसाब से अगर देख ले तो वही बात है। और लास्ट एक बात कहूंगा कि आप 0 और 10 सीट की बात कर रहे थे बसपा की, सपा की भी 5 और 5 थी, तो टोटल मिला के दोनों की 10 थी। मायावती का कहीं ना कहीं ये भी इंटेंशन है इस डिसीजन से कि समाजवादी पार्टी की भी कोई खास ज्यादा ना आए, उनकी तो 0 आए वो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 5 का आंकड़ा पार ना करे, ताकि दोनों का जो एक बैलेंस है बना रहे उत्तर प्रदेश में। जी, मनोज यादव जी, सीटों का बंटवारा कब तक निपट जाएगा? ऐसा हिलाल भाई की तरीके नाराज ना हो जाएगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है? अरे हम तो बैठे ही इसलिए पूछने के लिए भैया, और क्या कथा करने के लिए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही सवाल उठाया, और यही सवाल आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कल एक यूट्यूब चैनल पे इस बात को कहा है जी कि बीजेपी एक मजबूत और संगठनात्मक ढांचे वाली पार्टी, उनके पास पूरा तंत्र बना बैठा है इस वक्त, तो सीट शेयरिंग जल्दी होनी चाहिए, और सीट शेयरिंग जल्दी होनी से चाहिए, उस पर भी हमने एंट कर दिया है। आपको पश्चिम बंगाल बिहार में जितनी सीटें मिलेंगी उससे ज्यादा सीटें हम आपको देने के लिए तैयार हैं, वो भी बात समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दी। हम ये चाहते हैं कि जो लड़ाई हो वो स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत देर पिछली बार भी बैठ के हुई थी, बिहार में हुई थी 19 के चुनाव में, फलाना धमाका, सब इकट्ठा हुए बात को आखिर में सब अलग अलग लड़े। उस तरह का कोई भी प्रयास न करिएगा। और एक बात है कि आप 250 सीटों के करीब लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल आप हैं, उन सीटों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से लगभग 150 सीटें ऐसी होंगी जिसपे कांग्रेस को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो हमारी कंधे के सहारे है या किसी और कंधे के सहारे अपने 100 नंबर या 100-125 सीट पाना चाहती, तो वो बहुत ही घातक होगा इंडिया अलायंस के लिए। मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कहता चल रहा हूं। उन राज्यों में कांग्रेस को जीतोड़ मेहनत करनी है जिन राज्यों में डायरेक्ट बीजेपी से कांग्रेस की फाइट होनी, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो या और कांग्रेस शासित राज्य हैं। मैं एक बात इतनी और स्पष्ट कर दूं कि हमारा दिल इस तरह का कह रहा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कोई कूटनीति उसमें बीच में नहीं घुसेड़ना चाहते हैं। अब 27 वाला हम 27 में बात करेंगे कि कौन हमने लड़ेगा, कौन हमारे साथ लड़ेगा। आज की लड़ाई सिर्फ इतना कहती है कि बीजेपी को, सोचो मायावती जी को कितना बेबस कर दिया होगा एक सरकार ने कि वो कांग्रेस से चलती हुई बातचीत को इग्नोर कर गई। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने नाम लिया, उनको आज ये बात कहनी चाहिए थी। बात नहीं बन पाई, कम सीटें दे रहे थे, ज्यादा सीटें दे रहे थे, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये बात मैं स्पष्ट समझता हूं कि बिल्कुल एक जो सत्ता बैठी है वो लोकतांत्रिक ढांचे को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को नस्तोनाबूद करना चाहती। लड़ाई इसी बात की है। बहन जी को आज नहीं समझ में आया है, हो सकता है कल समझ में आए, कल नहीं आएगा, चुनाव के बाद आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर वो जो आकाश आनंद जी उनको समझ में आएगा, किसी ना किसी को समझ में जरूर अमिताभ जी आएगा। क्योंकि दर्द जब होता है ना, कहते नहीं धूप लगती तो तपता सब कोई है। तो ये जो तपन है, इस तपन का एहसास जिसको जिसको है, वो बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। और कांग्रेस से हाथ जोड़ के निवेदन, उत्तर प्रदेश पे जो फोकस करना है, जो डिमांड हो, वो जी से बात करके जनता के बीच में पहुंचिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 80 सीटों का प्रदेश है,
राजनीति गच्चर पचर ठीक नहीं मनोज जी, वो कह रहे हैं कि हम तो 11 दिन के लिए राहुल गांधी को लाके ला ही रहे उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में। ठीक है, देखिए आएंगे, उनका स्वागत है। अब सीट शेयरिंग हो जाए, राष्ट्रपति जी ने यही तो बात कही थी, सीट शेयरिंग हो जाए, हम आपकी यात्रा का स्वागत करेंगे, हम भी अपनी सेना खड़ी करेंगे, हम भी चाहेंगे कि देश में ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी जी की उसमें। लेकिन अब देखिए, मध्य प्रदेश से हमने सीख लिया, कांग्रेस को सीखने की अब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। मध्य प्रदेश, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, बड़ी बात है जो टीवी पे चल रहा था कि कांग्रेस को बढ़त है, एज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रिपीट, राजस्थान में रिपीट, मध्य प्रदेश में बहुत बम्पर जीतेंगे, कमलनाथ जी बिल्कुल, अरे बात करना नहीं पसंद कर रहे थे। वो इंडिया अलायंस का एज था, वो कांग्रेस का एज नहीं था। मैं बहुत छोटा राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे इस बात की समझ थी, लेकिन कांग्रेस के मैनेजर्स को इस बात की समझ नहीं थी। हिलाल नकवी, एक छोटा सा कमेंट, जो बात समाजवादी पार्टी ने कही कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आपको लग रहा था कि बढ़त आपकी है, वो आपकी नहीं थी, अलायंस की थी, आपने अलायंस को छोड़ा, आप नीचे आ गए। छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं एक टिप्पणी आलोक वर्मा से लूंगा जी। अमिताभ भाई, वो एक शेर है ना कि हमको तो हमारे ही लोगों ने मारा, गैरों में कब दम था, बस इतना कहना है। डूबी वहां कश्ती जहां पानी कम था, ठीक, पानी कम, सरयू पानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आलोक वर्मा जी, अभी तक गठबंधन का रूप स्वरूप तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूप स्वरूप तो तब तय हो कि रुपया कौन लगाएगा, अपनी जेब से, अपने बकत से रुपया कौन निकालेगा, कांग्रेस का नेता या सपा का नेता, तब ना प्रचार शुरू होगा जिले में। टीवी से तो प्रचार होता नहीं, और जब तक उसका टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा, कोई आज के जमाने में रुपया खर्च करता नहीं, इतना समझदार सब नेता हो गया। और मुझे पता लगा है कि 25 तारीख से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 22 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, और 25 जनवरी को अलीगढ़ से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है बीजेपी नरेंद्र मोदी के जरिए। आलोक वर्मा जी, क्या ये चीज आपको सूट कर रही है कि इधर अभी मामला फरिया भी नहीं रहा है, कुछ सीटों का तालमेल भी नहीं बन पा रहा है, और तब तक आप आगे पहुंच जाओ दौड़ के? अमिताभ भाई, ये तो हमको पहले से ही मालूम था कि हमारे एंटी कोई नहीं है। शुरुआती दौर में जो इन्होंने तमाशा खड़ा किया, और ये तमाशा तो हमारे सामने एक अरसे से होता रहा है। हमें मालूम था कि जिस तरीके का गठबंधन है, जिस तरीके का स्वार्थ का गठबंधन है, कौन ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, हर चेहरे के पास, हर व्यक्ति के पास, हर पार्टी के पास अपना एक सपना है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अभी यहाँ लखनऊ से निकल करके दिल्ली तक पहुंचे नहीं कि लोगों ने लगा दिया कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके का ख्वाब देखते हैं, उनको देखना चाहिए कि उनके नीचे जमीन कितनी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी अमेठी की सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, सपना फिर से प्रधानमंत्री का देखने लग रहे हैं। तो हमें मालूम था कि सपने बहुत हैं, सीट एक है, और सबसे बड़ी चीज है कि कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो सीट का दावेदार है। बैठने के लिए चिंता मत कीजिए बैठने के लिए। अरे भाई, क्या जाते हैं आप? परेशान मत हो, पूरा समाज देख रहा है क्या बोल रहे हो। एक बार भी दलित पिछड़े नहीं ले पाए, जाते हैं भाई, राजनीति करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो। अरे भाई, आपस में संघर्ष नहीं करें, आपस में संघर्ष। अरे मनोज भाई, ठीक है, आलोक बाबू आगे बात, मनोज बाबू आगे बात, दोनों के आगे बात। अयोध्या पर एक टिप्पणी आई थी, मैं बिना मांगे सलाह देता हूं, इसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को चिट्ठी लिखने वाले तो ठीक रखनी चाहिए। हम अयोध्या के आमंत्रण को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं, बीजेपी का कार्यक्रम है, नहीं जाएंगे। उससे पहले दिग्विजय सिंह कह रहे थे सोनिया जी बहुत पॉजिटिव हैं अयोध्या को लेके, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कोई बीजेपी का कार्यक्रम है। फिर अचानक से आपसे कई गुना ज्यादा समझदारी की चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी, उतनी लंबी भाषा नहीं लिखी अखिलेश यादव, छोटी सी चिट्ठी लिखी, लेकिन समझदारी की लिखी, जिसमें न्यूनतम नुकसान हो, विनम्रता भी झलके, आभार
धन्यवाद, दर्शनार्थी बन के आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, बात खत्म हो गई। न दंभ न टकराव। तब छोटी छोटी गलतियों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है संवेदनशील मसलों पर, यह ध्यान रखिए। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मेरी बात आज कड़वी लगेगी, चुनाव के परिणाम के दिन हम लोग बैठेंगे, यहां नहीं बैठेंगे, टेलीफोन पर बात करेंगे तो आप ही लोग कहोगे भाई ठीक बात कह रहे थे आप, यहां भले ना बोल पाओ। मैं फिर कहता हूं, अयोध्या देश का सबसे संवेदनशील बिंदु है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी, जान लीजिए, लिख लीजिए मेरी बात। मैं आज से अयोध्या नहीं कवर कर रहा भाई साहब, 88-89 से अयोध्या कवर कर रहा है एक पत्रकार के नाते। मैं उसके ताप को जानता हूं अयोध्या के। और मैंने कह दिया था कि भाजपा की ओर से क्या स्थितियां हैं, और आपने अजय राय जी को उतारा है तो हिलाल भाई को बुरा लग गया, बोल भाई अजय राय जी कमजोर है क्या? अरे भाई मैं उनको भाजपा से भी बड़ा बता दे रहा हूं, काय को कमजोर बताऊंगा? रिजल्ट तो आएगा ना बाबू, पता लग जाएगा। अच्छा, फिर आपको चलो अखिलेश यादव वाली लाइन नहीं लेनी तो मायावती वाली लाइन लेके देख ले, उतना डेयरिंग हो जाते। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक मायावती इकलौती नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करने का जोखिम लिया, आज साहस जुटाया। आज छोटी बात नहीं है मित्र, कंठ सूख जाएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, टांगे कांपने लगेंगी बाबरी मस्जिद के नाम लेने में। मायावती ने लिया। आप ना इधर वाले में दिख रहे ना उधर वाले में दिख रहे, और कह दो तो बुरा मान जाते हैं, कहते हमको खुद सब पूरी समझ है, हम इतनी पुरानी पार्टी है, 125 साल। ठीक है भाई साहब। दूसरी एक चीज, अगर मान लीजिए मायावती जी ने फैसला क्यों लिया, इसको शब्दों में आप ना भी बांधे तो जनता भी समझ रही कि फैसला क्यों है और इस फैसले का असर क्या होगा, यह भी जनता को पता है, कोई माने या ना माने। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको तो ले डूबेंगे, यहां लिख लीजिए। परिणाम के दिन बात करेंगे। तो जो पार्टी आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाए आपको घुटनों के बल लाने के लिए, तो फिर उससे क्या कर लेंगे आप? और यह थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि मायावती जी के पास अब कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा नहीं तो कल तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मायावती जी की चिरौरी क्यों कर रही थी? अगर कुछ नहीं बचा, अगर वो पीस पार्टी की अयूब हो गई थी मायावती जी, तो सब लोग आरती क्यों उतार रहे थे? आरती उतार रहे थे ना। आज बता रहे हो कि मायावती जी कुछ नहीं बचा उनके पास। ये तर्क ठीक नहीं मित्र। अमिताभ तिवारी बेहतर समझेंगे, 13% वोट बहुत होता है जिताने के लिए, नहीं हराने के लिए। और उसमें मुसलमान जुड़ जाए तो जय श्री राम हो गया काम। गुड्डू जमाली फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत सरल है। अमरोहा में एक प्रतिष्ठित धनाढ्य मुस्लिम लड़ाना है आपको, संभल में वही लड़ाना है, कैराना में वैसे ही करना है, मुरादाबाद में वैसे ही करना है। क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2 लाख 3 लाख से सीटें जीत रहा है? नहीं ना। अगर आप 3 लाख 4 लाख से सीटें जीत रहे होते, उतनी बंपर स्थिति में होती, तो मैं मानता कि गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर पाएगी आपका। लेकिन जब आप खुद ही 25,000 की बढ़त लोगे कहीं, तो वहां तो कोई भी गुड्डू जमाली लटका देगा। इसलिए मायावती का यह फैसला अलायंस के लिए खतरे की घंटी है, और इसी को रोकने के लिए कांग्रेस मायावती को चाह रही थी कि वो आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात भी ठीक है जो अमिताभ तिवारी जी ने कही थी, मायावती को कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक पार्टनर के तौर पर लेना चाह रही थी, वो संभव नहीं था मायावती के साथ। उनको बड़ी चेयर चाहिए, वो उसकी ऐसे किसी अलायंस में नहीं रहेंगी कभी जिसमें उनसे ऊपर किसी की चेयर हो, और राष्ट्रीय फलक पर चाहिए थी। मायावती कैसे मान सकती है कि खड़गे अध्यक्ष हो अलायंस के और मायावती उसके अंडर में काम करे? संभव नहीं। वही हुआ, आपने खबरें चलवा दी कि खड़गे जी अध्यक्ष बना दिए गए सबके,
सारी पार्टियों का जो गठबंधन है उसके नेता होंगे आदरणीय खड़गे जी, और यही प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे ममता जी के मुताबिक। अब फिर आप मायावती से उम्मीद करें कि मायावती जी आ जाइए अलायंस में, ना जी ना, खड़गे जी से बड़ा हो रहा है मायावती का। मायावती जी से एक बात कहो, याद दिला दूं, हिलाल भाई को भी अच्छी लगेगी, बाकी मेहमानों को भी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन मांगने जब श्रीमती गांधी गई थी मायावती के पास, तो वो गुलदस्ता लेके पैदल अंदर गई थी गेट से। मायावती गेट पर नहीं आई थी, क्या वो कमरे में ही थी। खड़गे जी को तो ये लिबर्टी नहीं मिल सकती ना। ये अंतर है खड़गे जी और मायावती में। हिलाल भाई, आप उस चीज को नहीं समझ पाए, बात बिगड़ गई। अविनाश पांडे की कहीं सुनने से कुछ थोड़ी न हो रहा है। मायावती जिस भी अलायंस में रहती हैं, किसी दूसरे से बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी के मित्र मेरी बात की गवाही देंगे, मन में मायावती केवल अखिलेश यादव से बात करती थी और किसी से नहीं। भाजपा के साथ जब भी उनका अलायंस हुआ, हिलाल भाई, वाजपेयी और आडवाणी तीसरे से भी बात नहीं करती थी। क्या अध्यक्ष कोई रहे, महामंत्री कोई रहे, इससे कोई फर्क नहीं, ओनली वाजपेयी एंड आडवाणी। और कांग्रेस में आप ये सोच रहे थे कि अजय राय से बात करेंगी, अजय राय जी कहेंगे भी बुलाते हैं आपको, वेट करो, है? ऐसी गलतफहमी आपको हो क्यों गई? वो खड़गे से भी बात नहीं करेंगी, ओनली सोनिया गांधी, नथिंग एल्स। आप अपने डेजिग्नेशन अपने पास रखिए। मायावती के काम करने का तरीका ही है। मैंने देखा ना उनको बीजेपी के साथ अलायंस में, अमिताभ भाई, वो वाजपेयी जी के अलावा किसी के घर नहीं गई कभी, नेवर। क्या बाकी सब उन्हीं के घर आए नमस्ते करने। कांशीराम कभी किसी के घर नहीं गए। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से हर पार्टी के शिखर नेतृत्व को कांशीराम के दरवाजे खड़ा देखा, मैंने इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी। हिलाल भाई, कांशीराम केवल नरसिंह राव से मिलने गए थे क्या? उनसे नीचे जितने बाबू से लेके सब उनके घर आते थे, पंडारा रोड, C1/11 पंडारा रोड। हिलाल भाई, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है मित्र। अब आप ये कहो कि अविनाश पांडे से बात कर लो, वो पूछेंगे ये कौन है अविनाश पांडे, ये क्या करता है, तब आप क्या जवाब देंगे? आपको उनका टेम्परामेंट ही नहीं समझ आया, अलायंस का कैसे हो जाएगा भाई? टेम्परामेंट भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि अविनाश पांडे के साथ बैठ लो, वो बात कर लेंगे सीटों का। तो मायावती और कांशीराम पार्टी उनकी छोटी रही हो या बड़ी रही हो, मुझे तो वो समय भी याद है जब भजन लाल और सतीश शर्मा कांशीराम के यहाँ पहुंचे थे ये रिक्वेस्ट लेके कि आप मध्य प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं था, मध्य प्रदेश में अपने 50 कैंडिडेट लड़ा दो तो हमें जीतने में सुविधा हो जाएगी। क्या? तो कांशीराम ने पूछा था, ये तुम वो कह रहे हो कि तुम्हारा मालिक चाहता है क्या? ये उनके शब्द थे, उससे बात कराओ। ये शैली है बसपा के काम करने की। क्या कांग्रेस शायद इस उसमें रही होगी कि नहीं, हमारे यहाँ जो प्रभारी वाला सिस्टम है वही चलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से मायावती जी टाइम मांगेंगी। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा इनके लिए तो भैया। और नहीं हो तो सपा वालों से पूछ लो, आपके बगल में बैठे हैं, वहां दरवाजा नहीं खुलता मित्र, अच्छे अच्छों के लिए। और अच्छे अच्छों को गाड़ी छोड़ के पैदल जाना पड़ता है अंदर, और घर के अंदर जूता उतार के जाना पड़ता है। ये आंखों देखी दृश्य है हिलाल भाई। इसलिए भी केमिस्ट्री आप नहीं समझ पाए बसपा की, इसलिए भी ऐसी स्थिति पैदा हुई। धन्यवाद।